हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में आज हम प्रॉपर्टी शुरू करने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल हमने याद कर ली थी, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हमने देखा ही था, हमारे पास एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बच्चों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे पास जैसा कि अभी कुछ दिन हो चुके हैं लेक्चर जाते हुए, तो अब हमारे पास बच्चों के मैसेजेस, फीडबैक, कमेंट्स ये सब आने लगे हैं। जैसे कि अभी कल ही एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया कि सर थोड़े से लेक्चर्स का साइज़ बड़ा रखिए। बेटा, साइज़ बड़ा रख तो देंगे हम, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप देख लोगे, बाकी लोग नहीं देखेंगे बड़ी साइज़ वाले वीडियोज़। तो इसलिए हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कम टाइम में आपको पूरा मटेरियल डिलीवर कर दें ताकि आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो जाए। ठीक है, बाकी कोशिश हम यही करेंगे थोड़ा सा साइज़ बढ़ा के आपको और थोड़ा डिटेल में चीज़ें लेकर जाया जाए। तो बच्चों, आज एटॉमिक रेडियस शुरू करते हैं। और जैसा कि हमें पता है, एटॉमिक रेडियस यानी कि एक एटम का रेडियस क्या होता है। एक एटम का रेडियस, एटम को एक स्फेयर की तरह अगर अपन कंसिडर करें बच्चों, एटम आपके दिमाग में, कई बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक 2D डायग्राम रहता है कि हाँ एक गोला है, इधर अंदर सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अभी तक हमने क्योंकि इसको 2D में बनाया है इसलिए दिमाग में 2D इमेज रहती है इसकी। इसको बच्चों 2D की तरह मत सोचो, इसको एक 3D इमेज की तरह सोचो। एक एटम को 3D इमेज की तरह सोचो। एक एटम जो कि एक स्फेयर है, ये एटम अगर मैं किन्हीं दो एटम्स को कंपेयर करूं, एक छोटा एटम एक बड़ा एटम, ठीक है, तो देखकर तो मैं किसी भी, जैसे दो बॉल्स हैं हमारे पास, एक छोटी बॉल एक बड़ी बॉल, तो मैं देखकर बता दूंगा कि हाँ ये वाली छोटी ये वाली बड़ी है। लेकिन अगर मुझे एटम्स को कंपेयर करना है तो एटम तो मुझे दिखते भी नहीं है। अब मैं कैसे कंपेयर करूँ? तो इसके लिए अगर मुझे एटम्स का साइज़ कंपेयर करना है तो इसके लिए मुझे इनका रेडियस पता होना चाहिए। अगर रेडियस ज़्यादा है तो इसका मतलब एटम का साइज़ ज़्यादा है, और अगर रेडियस कम है दैट मीन्स एटम का साइज़ कम है। तो हम एटॉमिक रेडियस पढ़ते क्यों हैं? ताकि हम एटम्स के साइज़ को कंपेयर कर सकें। अब एटॉमिक रेडियस पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम्स होती है बच्चों, क्योंकि एटम का साइज़ बहुत छोटा होता है, इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता हमें, इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिटेक्ट होता है। हम सिर्फ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहाँ तक है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की किसी भी एटम में। तो वो फिक्स बाउंड्री नहीं होती किसी भी एटम की। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि रेडियस को आसानी से मेजर कर लें। और एक एटम का रेडियस कैसे मेजर कर सकते हैं हम? बच्चों, एक स्फेयर का रेडियस क्या होता है? पढ़ा है आपने बचपन में मैथ्स में कि इसके सेंटर से इसके पेरीफेरी पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एक स्फेयर का रेडियस कहलाएगा। तो ऐसे ही एक एटम के केस में कर लेते हैं। एटम के केस में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो आउटर मोस्ट शेल है ना बच्चों, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। ज़रूरी नहीं है ये यहाँ पर ही हो, या आप इसको ऐसे ले लो कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है इसके चारों तरफ, इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस है। अब प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रॉन दिखता तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि वो दिखता नहीं है, और वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हम लगाते कि हाँ यहाँ तक पाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है। तो बच्चों, एक बाउंड्री जो है एटम की वो फिक्स नहीं है कभी भी। अब बाउंड्री फिक्स नहीं है तो फिर कैसे ये डिस्टेंस मेजर करें, है ना? एक तो साइज़ बहुत छोटा, इतना छोटा साइज़ मेजर करना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। दूसरा, बाउंड्री डिफाइंड नहीं है तो दो पॉइंट ही नहीं मिल पाएंगे, तो उनके बीच का डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? तीसरा, एक एटम का रेडियस अगर कैलकुलेट करना है तो एक अकेला एटम हमें चाहिए, आइसोलेटेड एटम हमें चाहिए। आइसोलेटेड एटम बच्चों बहुत मुश्किल होता है, आइसोलेट करना किसी भी एटम को बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत सारी डिफिकल्टीज़ आती हैं एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने में। तो हम क्या करते हैं, जनरली एटम क्या है, बॉन्डेड स्टेट में मिलते हैं, तो हम बॉन्डेड स्टेट में उनका रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। हम बॉन्डेड स्टेट में ही उनका रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। और बॉन्डेड स्टेट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दो एटम्स बॉन्डेड है तो दोनों के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस हम ले लेते हैं। हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस निकालने के। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। ठीक है, अब एटम जब बॉन्ड बनाते हैं तो जैसा कि अब हमने इतनी केमिस्ट्री तो पढ़ ली है कि हमें पता है कि बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं। बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, ये सब इस प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं। तो एटम ने जिस प्रकार का बॉन्ड बनाया हुआ है
उसी प्रकार की उसकी रेडियस डिफाइन कर दी गई है। जैसे कि मैं बताता हूँ, आइए, आपने कोवलेंट बॉन्ड सुना होगा, तो एटम ने अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाया है तो उस केस में अगर हमने उसका रेडियस कैलकुलेट किया तो वो कहलाएगा बच्चों कोवलेंट रेडियस। एक होता है अपना मेटालिक बॉन्ड, तो मेटालिक रेडियस, अगर मेटालिक बॉन्ड बनाया तो। अगर कोई बॉन्ड नहीं बनाया, जैसे कि नोबल गैस के लिए बोलते हैं बॉन्ड नहीं बनाते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नोबल गैसेस के एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं होता। ऐसा नहीं है बच्चों, नोबल गैस के एटम्स के बीच में भी बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पर वो बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है। तो उस वीक बॉन्ड को बोला जाता है बच्चों वैन डर वाल बॉन्ड, और उस केस में डिफाइन होती है वैन डर वाल रेडियस। और ये तीनों टाइप्स हैं एटॉमिक रेडियस के। और एक और टाइप की रेडियस होती है बच्चों, जो होती है आयनिक रेडियस। ये होती है आयनिक रेडियस। तो बच्चों एक एक करके फटाफट से इनको समझ लेते हैं, है ना, इनकी थ्योरी क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर आएंगे। ठीक है, तो कोवलेंट रेडियस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, कोवलेंट रेडियस बच्चों जब एटम कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तब उसके लिए कोवलेंट रेडियस डिफाइंड होगा। अब कोवलेंट बॉन्ड जनरली कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स, है ना, जैसे कि H2, Cl2, Br2, I2, N2, O2, ये सब क्या हैं? ये सब कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और देखो सभी जगह 2 लगा हुआ है, यानी कि ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के केस में बच्चों इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? ये 2 एटम्स बने हुए हैं, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लिया इन्होंने आपस में, तो ये इस तरीके से बंधे हुए हैं, ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड को अपन ऐसे ओवरलैपिंग से बताते हैं, इसको अपन अभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे ओवरलैपिंग क्या होता है। तो इनके बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया बच्चों, ये d आ गया, और इस d का हमने हाफ कर दिया, तो ये जो हाफ डिस्टेंस हमें मिला है यही कहलाता है कोवलेंट रेडियस। ये क्या कहलाएगा? कोवलेंट रेडियस। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोवलेंट रेडियस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। व्हाट इज d? d इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और बच्चों एक बात बताओ, ये अगर H2 मॉलिक्यूल या Cl2 मॉलिक्यूल है, यानी कि Cl के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ये है, तो इसी को तो हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बॉन्ड लेंथ हम किसको बोलते हैं? ये Cl और Cl एक बॉन्ड बनाकर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है? यही तो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। और इसी को तो हमने इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोला है, यानी कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो आपको ऐसे बोल दिया अगर कि Cl बॉन्ड लेंथ जो है वो 199 पिकोमीटर है, 199 पिकोमीटर है, तो या 198 ले लो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, 198 पिकोमीटर है, तो कोवलेंट रेडियस ऑफ Cl क्या होगा? कोवलेंट रेडियस ऑफ Cl क्या होगा? तो सिंपल है, बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका बच्चों 99 पिकोमीटर। 99 पिकोमीटर ये कोवलेंट रेडियस आ जाएगा Cl का। ठीक है, अब देखो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको? देखो बच्चों, यहाँ पर जो कोवलेंट रेडियस वाला डेटा है, एक एटम का रेडियस, इस एटम के रेडियस की अगर मैं बात करता, एक्चुअल रेडियस, एटॉमिक रेडियस जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ से इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस होना चाहिए था, है ना, ये इतना होना चाहिए था। लेकिन अभी अगर अपन कोवलेंट रेडियस निकाल रहे हैं तो अपने को कोवलेंट रेडियस तो सिर्फ इतना मिल रहा है, अपन ने इसका हाफ किया ना तो ये सिर्फ इतना मिल रहा है, तो होना इतना चाहिए था, मिला अपने को इतना, यानी कि एक्चुअल एटम के रेडियस से कोवलेंट रेडियस हमेशा छोटा ही मिलेगा हमें। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि एटम्स देखो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं तो ज़्यादा पास पास आ जाते हैं, उस वजह से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाता है इनका, तो इनका जो हाफ मिलेगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का वो भी कम मिलेगा, इसलिए कोवलेंट रेडियस हमेशा हमें एटॉमिक रेडियस से कम मिलता है। ये आपको याद रखना है कि कोवलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस से हमेशा कम होता है।
ठीक है, ये था कोवेलेंट रेडियस। सिमिलरली जो सेकंड अपना डिफाइंड है बच्चों मेटालिक रेडियस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों कोवेलेंट रेडियस के बारे में, जैसा कि अभी हमने देखा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए कि कैसे कोवेलेंट रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। तो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि कोवेलेंट रेडियस किसके लिए डिफाइंड हो गई बच्चों? नॉन मेटल्स के लिए। बट क्या ये सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए डिफाइंड है? नहीं, ये सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए डिफाइंड नहीं है, ये मेटल्स के लिए भी डिफाइंड होती है, ये मेटल्स के लिए भी डिफाइंड होती है अगर मेटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल दिया जाता है Na2 मॉलिक्यूल, सोडियम वेपर स्टेट में Na2 मॉलिक्यूल, और ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में सोडियम के लिए भी कोवेलेंट रेडियस डिफाइंड है। तो ज़रूरी नहीं है कोवेलेंट रेडियस सिर्फ नॉन मेटल्स के लिए डिफाइंड हो, कोवेलेंट रेडियस नॉन मेटल्स एज वेल एज मेटल्स दोनों के लिए डिफाइंड होती है, ठीक है। और अगर कोई नोबल गैस कोवेलेंट मॉलिक्यूल बना रही होती तो हम उसके लिए भी डिफाइन कर सकते थे ना, लेकिन नोबल गैसेस ऐसा करती नहीं है। नेक्स्ट मेटालिक रेडियस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है मेटालिक रेडियस सिर्फ मेटल्स के लिए डिफाइंड है। और मेटल्स की अगर हम बात करें बच्चों तो मेटल्स ऐसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखते हैं। ये एक मेटालिक क्रिस्टल है, सपोज ये एक मेटालिक क्रिस्टल है, इसमें मेटल एटम्स फंसे हुए एक दूसरे से, मेटालिक बॉन्ड बनाकर रखते हैं मेटल एटम्स, है ना। अब ये मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है उस पर हम बाद में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल हम फिर कभी समझेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप ये कंसिडर करो कि एक मेटल है, मेटल के अंदर ये मेटल एटम्स एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं। तो इसमें रेडियस कैसे कैलकुलेट करें? इसमें रेडियस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, ये जो दोनों एडजेसेंट एटम्स हैं एक मेटालिक क्रिस्टल में, जो एडजेसेंट मेटल एटम्स है ना बच्चों, इनको बोला जाता है कर्नल्स। कर्नल्स वो मिलिट्री वाला कर्नल नहीं, ये कर्नल वैसा वाला कर्नल है। जैसे कि आप ये मान के चलो बच्चों, जैसे आप तरबूज अगर है आपके पास, तो तरबूज ऊपर हरा छिलका होता है, अंदर से लाल होता है ना। तो वो जो हरा और सफ़ेद वाला पार्ट है ना, आप उसको हटा दो, वो छिलका हटा दो, तो अंदर क्या बचा हुआ लाल पार्ट, वो कर्नल कहलाता है, वो लाल पार्ट कर्नल कहलाता है। वैसे ही एक एटम में अगर आप मेटल एटम की बात कर रहे हो तो उसका वैलेंस शेल हटा दो, जिसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो शेल हटा दो तो जो पार्ट बचता है वो कहलाता है कर्नल। और ये जो हमने गोले बनाए ये वही कर्नल्स हैं, क्योंकि मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अब जो बचा वो है कर्नल, और इन कर्नल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, इससे मेटालिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस ले लो और उसका हाफ कर दो, ये आ जाता है अपना बच्चों मेटालिक रेडियस, ठीक है। ये जो डिस्टेंस आया है d, इसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगा मेटालिक रेडियस, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस कैसे कैलकुलेट किया? ये भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 ही किया हमने। मेटालिक रेडियस इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रख लो, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा मेटल एटम्स के बीच में, उतने ज़्यादा वो पास पास चिपके हुए होंगे, जितने ज़्यादा पास पास चिपके हुए होंगे ये डिस्टेंस उतना ही कम होगा इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होगा। और ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एटम्स उतने ज़्यादा पास पास होंगे, और बॉन्ड लेंथ उतनी कम मिलेगी, बॉन्ड लेंथ जितनी कम मिलेगी उसका हाफ भी उतना ही कम मिलेगा, और उसका रेडियस भी उतना ही कम होगा, ठीक है। तो मेटालिक रेडियस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के, किसके? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। मेटालिक रेडियस मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है सीधे सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल एटम में उतनी ज़्यादा उसकी मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो आप मेटालिक रेडियस को सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी कंपेयर कर सकते हो, जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना किसी मेटल में, उसका मेटालिक रेडियस उतना ही कम मिलेगा, क्योंकि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएगा,
ठीक है, तो ये था मेटालिक रेडियस के बारे में। तीसरा रेडियस भी देख लेते हैं फटाफट से, वो होता है अपना वंडर वॉल रेडियस। इसको मैं हटा रहा हूँ, इसका आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको पॉज करके, मैं इसको रब करके फिर से यूज़ करने वाला हूँ। तीसरा है हमारा बच्चों वंडर वॉल रेडियस। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेटालिक रेडियस के लिए लिख लेना बच्चों कि मेटालिक रेडियस सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए डिफाइन होती है, क्योंकि मेटल्स जो है मेटालिक क्रिस्टल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और मेटालिक क्रिस्टल सिर्फ मेटल्स ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। तो सिर्फ मेटालिक रेडियस ऐसा है जो सिर्फ मेटल्स के लिए डिफाइंड है। बाकी वंडर वॉल रेडियस और कोवलेंट रेडियस ये नॉन मेटल्स के लिए भी डिफाइंड है, और कोवलेंट रेडियस मेटल्स के लिए भी डिफाइंड होता है। वंडर वॉल रेडियस, इनको बच्चों इनर्ट गैस या नोबल गैस रेडियस भी बोला जाता था पहले। इनको इनर्ट गैस रेडियस बोला जाता था पहले, है ना, पहले। अभी इनको वंडर वॉल रेडियस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती, तो पहले तो ये समझा जाता था कि इनके एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं यार, ऐसा नहीं बोल सकते कि अपन बॉन्ड ही नहीं है, बॉन्ड तो होता है भाई। अगर कोई गैस है तो उसके बीच में कोई ना कोई बॉन्ड तो होगा, भले ही एटम्स बहुत दूर दूर हों, अट्रैक्शन बहुत कम हो, पर वीक ही सही बॉन्ड ज़रूर है। तो ऐसा माना जाने लगा बाद में कि नोबल गैस के एटम्स के बीच में भी बॉन्ड है, हाँ वो बहुत वीक बॉन्ड है, जिसको हमने वंडर वॉल बॉन्ड बोल दिया। तो उनके केस में जब रेडियस कैलकुलेट किया तो उसको वंडर वॉल रेडियस बोला गया। ठीक है, फिर बाद में वंडर वॉल रेडियस को नॉन मेटल्स के लिए भी डिफाइन किया गया। यानी कि ये लिख लो कि इट इज डिफाइंड फॉर, पहले तो सिर्फ नोबल गैस के लिए डिफाइंड था, नोबल गैसेस एज वेल एज नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के लिए भी डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? देखो, नॉन मेटल्स का वंडर वॉल रेडियस अगर कैलकुलेट करना है तो क्या किया जाता है, उनको फ्रीज कर दो। फ्रीज कर दोगे मतलब सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दो, उनको सॉलिडिफाई कर दो, तब उनके एटम्स मैक्सिमम एक दूसरे के पास होंगे। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जब दो नोबल गैस के एटम्स मैक्सिमम एक दूसरे के पास होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा पास नहीं आते, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता ही नहीं है। तो हमें इसी केस में, इसी स्टेट में उनका रेडियस कैलकुलेट करना होता है। तो ये इनके बीच का डिस्टेंस लिया जाता है। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये वंडर वॉल डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वंडर वॉल डिस्टेंस। ठीक है, और इसका हाफ किया तो हमारे पास आता है वंडर वॉल रेडियस, है ना। इसको हीलियम, नियॉन, जिनॉन कुछ भी मान लो बच्चों। सपोज ये मान लो कि ये नियॉन है और ये भी नियॉन है, तो ये दो नियॉन के एटम्स हैं, इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकाला, उसका हाफ किया तो हमें वंडर वॉल रेडियस मिला। ठीक है, ये नॉन मेटल्स के लिए कैसे डिफाइंड है? चलो, हमने नोबल गैसेस के लिए तो डिफाइन कर दिया, नॉन मेटल्स के लिए कैसे डिफाइंड है? तो नॉन मेटल्स के लिए बच्चों ये उस केस में डिफाइंड है जब नॉन मेटल्स एक डायटॉमिक गैस बनाए, खास करके नॉन पोलर डायटॉमिक गैस। फॉर एग्जांपल Cl2, H2, F2, O2, इस प्रकार की गैसेस। कैसे? सपोज H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल में ये दो हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी इस केस में अगर इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके इसका हाफ करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास इसका कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। लेकिन ये H2 मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बच्चों, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द सेंस आपको पता ही है नॉन पोलर क्या होता है, जिस पर कोई चार्जेस ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अगर दो H2 मॉलिक्यूल की मैं बात करूं, इन दो H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा, किस टाइप का इंटरेक्शन है, तो बच्चों दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है वंडर वॉल इंटरेक्शन। तो ये रहा दूसरा H2 मॉलिक्यूल, इनके बीच में वंडर वॉल इंटरेक्शन रहेगा।
इस गैस को मैं अगर सॉलिडिफाई कर दूं तो ये मॉलिक्यूल इससे ज़्यादा पास नहीं आएंगे, इतना ही पास आएंगे, ठीक है। तो अब मैंने इस मॉलिक्यूल के इस एटम के न्यूक्लियस और इस मॉलिक्यूल के इस एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ये आएगा इसका वन डर वाल डिस्टेंस, और इसका मैं हाफ कर दूं तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास वन डर वाल रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो नॉन मेटल्स के लिए भी डिफाइंड है और नोबल गैसेस के लिए भी डिफाइंड है। मेटालिक रेडियस सिर्फ मेटल्स के लिए डिफाइंड है, और अपना कोवेलेंट रेडियस मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है। ये था वन डर वाल रेडियस। अब बच्चों इन तीनों रेडियस को जो हमने पढ़ा, इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो कोवेलेंट रेडियस के केस में हमारा केस कुछ ऐसा था जब एटम्स ओवरलैप कर गए थे एक दूसरे पे। मेटालिक रेडियस के केस में ये ओवरलैप नहीं किए थे, जस्ट एक दूसरे को टच किए हुए थे, है ना, ऑलमोस्ट। और वन डर वाल रेडियस के केस में तो ये एक दूसरे से दूर दूर थे, ठीक है। तो सबसे कम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस सबसे कम कहाँ मिलेगा, यहाँ, क्योंकि यहाँ दोनों एटम ओवरलैप करके सबसे ज़्यादा पास पास यही है, फिर ये है और फिर ये है। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सबसे कम यहाँ है, तो उसका हाफ भी सबसे कम यहीं पर मिलेगा। इसका हाफ कैलकुलेट करके ही तो हमने रेडियस कैलकुलेट किया था। अब बताओ मुझे फटाफट से कौन सा रेडियस सबसे कम होगा, कोवेलेंट, मेटालिक या वन डर वाल? कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वन डर वाल रेडियस। तो बच्चों जैसा कि हम देख पा रहे हैं वन डर वाल रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और वन डर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में भी एक रिलेशन होता है, ये इसका ऑलमोस्ट आधा ही होता है। मतलब वन डर वाल रेडियस जो मिलेगा वो कोवेलेंट रेडियस का लगभग दोगुना ही मिलता है, हमेशा दोगुना है, उससे ज़्यादा, ठीक है। वन डर वाल रेडियस ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो ये है अपना एटॉमिक रेडियस। ये तीनों जो टाइप थे ये एटॉमिक रेडियस के टाइप थे। यहाँ से क्वेश्चन मेनली इस रिलेशन से बनता है, इन तीनों जो अभी हमने पढ़ी है, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वन डर वाल रेडियस, इस रिलेशन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें आप। बाकी आगे अपन बात करते हैं आयनिक रेडियस की। बच्चों बात कर रहे हैं आयनिक रेडियस की। तो बच्चों बात कर रहे हैं हम आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस क्या है? एक आयन का रेडियस आयनिक रेडियस कहलाता है। और आयन बेसिकली अपने पास कैटायन और एनायन दो टाइप के होते हैं। कैटायन क्या होता है आपको पता ही है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन बनता है, और जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एनायन बनता है, ठीक है। अब इनके रेडियस को बच्चों कैलकुलेट नहीं किया जाता है, इनको कंपेयर किया जाता है। हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस हैं वो इनको कंपेयर करने के हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। साइज़ को कंपेयर करने के जो ऑर्डर्स पूछे जाते हैं वो आयनिक रेडियस से पूछे जाते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं चलिए उनको समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर कैटायनिक और एनायनिक रेडियस डिपेंड करता है। फैक्टर समझ लेंगे तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फैक्टर के बेस पे हम आइडिया लगा लेंगे कहाँ साइज़ बढ़ रहा होगा, कहाँ कम हो रहा होगा, ठीक है। अगर फैक्टर्स नहीं पढ़ेंगे तो रटना पड़ेगा। फिर लोग कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना पड़ता है। ऐसा वही लोग कहते हैं बच्चों जिनको फैक्टर्स नहीं पता होते, कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होते, सिर्फ वही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लिए अगर तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो कैटायनिक रेडियस बच्चों देखिए, सपोज एक एलिमेंट है M, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने बनाया कैटायन। इसने एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, बाइवेलेंट कैटायन, एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, ट्राइवेलेंट कैटायन। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन लूज करता जा रहा है और कैटायन बना रहा है, ठीक है। अभी इनके साइज़ को अगर कंपेयर करना है, अगर इनके साइज़ को कंपेयर करना है तो बच्चों आयनिक रेडियस चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा। अब बच्चों Z इफेक्टिव क्या होता है? Z इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। Z इफेक्टिव क्या होता है?
न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। ये लाइन बच्चों ऐसे याद कर लो कि जीवन में कभी ना भूलो, इसको ऐसे याद रख लो कि जीवन में कभी ना भूलो, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन अगर है तो वो ये है। क्यों? क्योंकि हर प्रॉपर्टी में इस लाइन का यूज है, हर प्रॉपर्टी जेड इफेक्टिव से रिलेटेड है। किसी भी प्रॉपर्टी को अफेक्ट करने वाला सबसे पहला फैक्टर होता है जेड इफेक्टिव। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तब आप देखना सबसे पहला फैक्टर हमेशा जेड इफेक्टिव ही आएगा। तो बच्चों इस लाइन को अगर याद रखोगे तो आपको प्रॉपर्टी को इससे रिलेट करने में बहुत मदद मिलेगी। और इसको ऐसे याद कर लेना कि आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे भी हो जाए तब भी आप ये ना भूलो कि जेड इफेक्टिव होता है न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर। सपोज आपके बच्चे के बच्चे मतलब आपके पोते वोते जब पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री इन फ्यूचर, और आप उनको जाके जैसे आप गए जा रहे थे देखा आपने कि बच्चा पढ़ रहा है केमिस्ट्री, वो जेड इफेक्टिव लिखा है, तो आप उसको बोलोगे बेटा जेड इफेक्टिव ये तो ऐसे याद रख लो ना कि ये तो न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर होती है। सोचो क्या सोचेगा वो कि दादाजी इतने इंटेलिजेंट थे अपने ज़माने में कि उनको अभी तक केमिस्ट्री याद है, हम तो ऐसे ही समझते थे दादाजी को, है ना। तो सोचो बच्चों मतलब क्या इज्जत हो जाएगी आपकी, है ना। फिर तब आप मुझे याद करोगे, मैं ऐसे ऊपर बैठा बैठा कितना खुश हो रहा हूँगा, नहीं। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद करो। न्यूक्लियस की एक्चुअल अट्रैक्शन पावर होती है जेड इफेक्टिव। अब एक्चुअल अट्रैक्शन पावर होती है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। जेड इफेक्टिव आसान भाषा में ऐसे याद रखो, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ खींचेंगे और साइज़ छोटा होता जाएगा। और ऐसे ही जेड इफेक्टिव कम रहेगा तो न्यूक्लियस कम खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे तो एटम का साइज़ बढ़ेगा, एटम का साइज़ बढ़ेगा और कम होगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो कम होगा, और अगर जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हम ये याद रख सकते हैं। अब आयनिक रेडियस को कैसे इससे रिलेट किया जाए, तो बच्चों जेड इफेक्टिव आप ऐसे याद रख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव कम होता है, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उन पर अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा। अब इसको साइज से कैसे रिलेट करें, आयनिक रेडियस से कैसे रिलेट करें, तो आयनिक रेडियस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आयनिक रेडियस कम हो जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस कम हो जाएगा। जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या नेगेटिव चार्ज कम होगा, ठीक है। तो हम इसको इनसे डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, देखो कैसे। आयनिक रेडियस, इधर मज़ा नहीं आएगा, इधर नहीं लिखते इसको। आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे याद रख लो इसको। ये दोनों रिलेशन अलग अलग है बच्चों, अलग अलग, मैं अलग अलग ही लिखा देता हूँ वरना तुम लोग इसको एक साथ ही कंपेयर कर लेते हो। आयनिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और आयनिक रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। बस ये याद रख लो बच्चों, ठीक है। तो अब इसको कैसे इंप्लाई किया जाए, देखो यहाँ पर इनके साइज का ऑर्डर बनाओ, m+2 m+3, इनके साइज का ऑर्डर बता दो फटाफट से। देखो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक रेडियस ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे ऑर्डर पूछा गया फॉस्फोरस +3 और फॉस्फोरस +5, इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, जल्दी बताओ। आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है Mg+2, इनका आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है स्कैंडियम और स्कैंडियम +3 का, जल्दी बताओ बच्चों। देखो फॉस्फोरस +3 और फॉस्फोरस +5, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना छोटा साइज। Mg और Mg+2, Mg एक न्यूट्रल एटम है और ये एक कैटायन है बच्चों। एक न्यूट्रल एटम और एक कैटायन में साइज का क्या ऑर्डर रहता है कि न्यूट्रल एटम
हमेशा साइज में बड़ा होता है कैटायन से। ठीक है, तो देखो इधर भी यही ऑर्डर है, इधर भी यही ऑर्डर है, ये 1, ये 2, ये 3। अब इनको रटने की ज़रूरत पड़ी क्या? इनको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनको तो सिर्फ समझना था कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे साइज कम होगा। वैसे अगर इसकी बात करें अपन एनायनिक रेडियस की बच्चों, तो एनायनिक रेडियस में अपन आप ऐसे देख लो, कोई भी एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एक एनायन बना रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बाईवैलेंट एनायन बना रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ट्राईवैलेंट एनायन बना रहा है। तो अब इनके साइज का ऑर्डर, तो बच्चों जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता है जेड इफेक्टिव कम होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है तो आयनिक रेडियस बढ़ता है। और यहाँ पर हमने देखा ही था नेगेटिव चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक रेडियस। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, साइज बढ़ता जाएगा क्योंकि जेड इफेक्टिव कम होता जा रहा है। तो बच्चों आपको एक ही एटम के डिफरेंट चार्ज स्पीशीज दी जाए तो सीधे सीधे चार्ज देखो और आंसर लगाओ। कैसे? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। तो आपसे पूछा गया N, N-, N2-, N3-। आपसे पूछा गया O और O2-। आपसे पूछा गया Cl और Cl-। इनमें साइज का ऑर्डर बताओ क्या आ जाएगा? तो देखो N, N-, मतलब ये एनायन है, ये न्यूट्रल एटम है। एक एनायन बच्चों हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ा ही होगा। ठीक है, एक एनायन हमेशा न्यूट्रल एटम से बड़ा ही होगा। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको कृपया याद रखें। तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा। न्यूट्रल और एनायन में से एनायन बड़ा, न्यूट्रल और एनायन में से एनायन बड़ा। ठीक है, आसान है। किसने कहा इनऑर्गेनिक मुश्किल है? किसने कहा जो है पीरियोडिक टेबल बेकार चैप्टर है? इतना अच्छा तो चैप्टर है, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। देखो अब देखो बाकी के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। एक और फैक्टर है जिसपे साइज डिपेंड करता है एटम्स का, और वो क्या है चलिए समझते हैं। पहले इसका आप फोटो ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, और फिर उसके बाद आते हैं हम अपने अगले फैक्टर पे। अगला जो फैक्टर है बच्चों, वो फैक्टर क्या है जिस पे साइज डिपेंड करता है? तो बच्चों किसी भी एटम का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ शेल्स पे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है साइज बढ़ेगा, है ना। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये वाला फैक्टर कब लगाएं और वो वाला चार्ज वाला फैक्टर कब लगाएं, है ना, जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर। तो बच्चों जब भी एक ग्रुप में आप कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ शेल्स से कंपेयर करोगे, क्योंकि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जब भी एक पीरियड के एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो आप जेड इफेक्टिव से कंपेयर करोगे। ठीक है, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज कम होता है, और एक ग्रुप में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ता है। तो एक पीरियड की अगर अपन बात करें, इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर अपन जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज कम हो जाएगा। और अगर एक ग्रुप में अपन बात कर रहे हैं बच्चों, तो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहता है ग्रुप में, तो जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर अपन देखते ही नहीं है। ठीक है, तो अब एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं बच्चों, कंपेयर करो सबसे पहले तो। अच्छा एक और चीज ले लो, पहले एक कॉन्सेप्ट सीख लो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है ऐसी स्पीशीज, ऐसे एटम्स, ऐसे आयंस जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, उनको बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन लिख लो, स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल
N3 माइनस O2 माइनस F माइनस। देखो बच्चों इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, एक लिया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 होते हैं नाइट्रोजन में, एक लिया 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऐसे अगर मैं बात करूं Na+ की, Mg2+ की, एल्यूमिनियम +3 की, सिलिकॉन +4, फास्फोरस +5, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करें। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि एक गया, तो सोडियम में 11 थे, एक गया 10, 12 थे 2 गए 10, 13 3 गए 10, 14 4 गए 10, 15 5 गए 10। इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि ऐसी सभी स्पीशीज ये आपस में कहलाती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इनके साइज को कैसे कंपेयर किया जाए। अगर आपसे बोल दिया जाता कि इन सभी की साइज का ऑर्डर बनाओ, इनमें सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है ये बताओ, है ना, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो इसमें कुछ नहीं करना बच्चों। साइज के लिए आप सीधे सीधे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में साइज अगर कंपेयर करना है बहुत आसान है। सिर्फ चार्ज देखो और आंसर लगाओ। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, बस ये याद रख लो बच्चों। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज। तो देखो नेगेटिव चार्ज ये रहे, पॉजिटिव चार्ज वाले ये रहे। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, तो इस पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये और फिर ये। और एनायंस और कैटायंस में से तो कैटायंस ही छोटे होंगे, तो F नेगेटिव और Na+ में से Na+ छोटा। अब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना छोटा साइज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो साइज छोटा होता जाएगा। इस तरीके से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, करके दिखाओगे अगर तो मज़ा आ जाएगा, और अगर नहीं भी कर पाए तो उसके लिए मैं हूँ। एक क्वेश्चन करके दिखाओ। O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, S2 नेगेटिव और सेलेनियम 2 नेगेटिव, इनके साइज का ऑर्डर बनाना है बच्चों। चलिए फटाफट से साइज का ऑर्डर बनाइए, वीडियो को पॉज करो, साइज का ऑर्डर बनाओ, फिर वापस आओ डिस्कस करते हैं। कर लिया होगा अभी तक, है ना। अब देखो ऑर्डर क्या आया होगा। जैसे कई बच्चों ने कोशिश की होगी F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव ऐसे बनाने की, और फिर इसको ऐसे बना दिया होगा O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव और Se2 नेगेटिव, है ना। कुछ के आंसर ये आए होंगे और कुछ के नहीं आए होंगे। तो अगर ये आंसर आया है बच्चों तो ये आंसर बिल्कुल गलत आंसर है, ये सही नहीं है। क्यों गलत है अभी बताता हूँ। देखो जब आपको ऐसे डिफरेंट चार्ज वाली स्पीशीज़ मिल जाए ना, अलग अलग स्पीशीज़, उन पे अलग अलग चार्ज, तो सबसे पहले चेक करो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ अपने को मिलती है देखने को। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिल गई तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा, सिर्फ चार्ज देखो आंसर लगाओ। तो देखो काउंट कर लेते इलेक्ट्रॉन्स। O2 नेगेटिव और F नेगेटिव, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Cl नेगेटिव, इसमें तो इसका एटॉमिक नंबर तो 17 होता है और एक इलेक्ट्रॉन आया तो 18 हो गए, तो इसमें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सारी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें 18 है। Br नेगेटिव 35 होता है, एक आया 36। इसमें 16 होते हैं, एक आया 2 आए 18। इसमें ये 34 होता है, 2 आ गए 36 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो ये दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों में 18 हैं और इन दोनों में 36 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो पहले मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को साथ साथ लिख लेता हूँ। F नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड S2 नेगेटिव और सिमिलरली Br नेगेटिव एंड Se2 नेगेटिव। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक। पहले इनमें साइज का ऑर्डर बना लो। F नेगेटिव और O2 नेगेटिव में कौन बड़ा होगा,
O2 नेगेटिव बड़ा होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा साइज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इन दोनों में कौन बड़ा होगा? S2 नेगेटिव, इन दोनों में Se2 नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों और इन दोनों में कंपेयर करें तो कौन बड़ा होगा? तो बच्चों ध्यान से अगर देखो तो ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, यानी कि इनमें 2 शेल पाए जाते हैं। इनको देखो तो ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, इनमें 3 शेल पाए जाते हैं, n = 3। और ये फोर्थ शेल एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, यानी कि 4 शेल पाए जाएंगे। 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ शेल उतना बड़ा साइज। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? ये दोनों, फिर उससे बड़े ये दोनों, और फिर ये। तो ये ऑर्डर आ जाएगा बच्चों साइज़ का। ठीक है, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, AIPMT में पूछा गया था, है ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो भी एक बार पूछा गया था AIPMT में। ठीक है, पहले ये जो नीट है इसका नाम AIPMT हुआ करता था, और उसमें ये क्वेश्चन आया था और आगे भी आता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है बच्चों। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर हैं साइज़ के जो आपको पता होने ज़रूरी है, वो मैं बता देता हूँ, वो आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, एक ग्रुप में डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। बट एक हमारी ऐसी फैमिली है जो कभी भी नॉर्मल ऑर्डर देती नहीं है, वो एक्सेप्शन ही देती है हर किसी प्रॉपर्टी में, और वो है बोरोन फैमिली। ठीक है, तो बोरोन फैमिली में बच्चों जब हम कंपेयर कर रहे थे तो हमने देखा कि बोरोन से एल्यूमिनियम आए तो साइज़ बढ़ गया, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते तो शेल नंबर बढ़ता है, शेल नंबर बढ़ेगा तो साइज़ बढ़ेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, साइज़ बढ़ गया। अब एल्यूमिनियम से जब गैलियम आए तो साइज़ इसका बड़ा होना चाहिए था, लेकिन एल्यूमिनियम का बड़ा मिला। फिर इंडियम आए तो इंडियम साइज़ बढ़ता हुआ मिला, फिर थैलियम में आए तो थैलियम में फिर साइज़ छोटा हो गया। ये क्या प्रॉब्लम हो रही है? गैलियम का साइज़ बड़ा होना चाहिए था लेकिन छोटा मिला, थैलियम का साइज़ बड़ा होना चाहिए था, ये भी छोटा मिला। सिमिलरली डाउन द ग्रुप अपन अगर कंपेयर कर रहे हैं, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हाफनियम, डी ब्लॉक का एक ग्रुप है बच्चों, चौथे नंबर का, इसमें कंपेयर कर रहे थे, ये फोर्थ पीरियड एलिमेंट, ये फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, ये सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट। तो ऑर्डर ऐसा मिलना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं मिला। ऑर्डर कैसा मिला? ऑर्डर मिला अपने को ऐसा, मतलब टाइटेनियम से बड़ा जिरकोनियम मिला, फोर्थ पीरियड से बड़ा फिफ्थ पीरियड एलिमेंट, और फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट दोनों का साइज लगभग बराबर मिल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि यहाँ पर एक और कंसेप्ट अप्लाई होता है, और वो होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका साइज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिक्रीज हुआ, इसमें भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज अपने को छोटा देखने को मिला, और इसमें लगा था ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, या उसको हम शॉर्ट में स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या होता है स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों स्कैंडाइड या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? तो हम गैलियम का साइज कंपेयर कर रहे थे एल्यूमिनियम के साथ, तो ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर हमें नहीं मिला, हमें गैलियम का साइज छोटा मिला एल्यूमिनियम से। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ये ऑर्डर कई बार पूछा जा चुका है साइज का। ठीक है, गैलियम का साइज छोटा क्यों मिला? इसका जवाब छुपा है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। और ये बात बच्चों में पहले ही दिन समझा चुका हूँ कि पूरी केमिस्ट्री में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें इस एलिमेंट का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्या आइडिया देता है यहाँ पे? गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो यहाँ पर 3d के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 3d के इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हैं तो d के इलेक्ट्रॉन का तो पुअर शील्डिंग होता है, इनका पुअर शील्डिंग होता है। और अगर हम बात करें z इफेक्टिव की, तो z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? z माइनस सिग्मा। ये वैल्यू अगर कम है, ये कम है तो ये बढ़ जाता है,
जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो साइज कैसा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, उस वजह से गैलियम का जो साइज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसमें हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है और यही कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है बच्चों स्कैंडाइड या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो स्कैंडाइड या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से देखने को मिलता है, पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या था, सबशेल्स की स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या था बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा चुका है कई बार। एस पी डी एफ, इनकी स्क्रीनिंग का ऑर्डर क्या होता है, एस की सबसे अच्छी, फिर पी की, फिर डी की और फिर एफ की। इसकी बोलते हैं अपन वेरी पुअर, इसकी बोलते हैं पुअर, इसके लिए बोलते हैं इसकी स्क्रीनिंग अच्छी होती है, और एस के लिए बोला जाता है इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, एस पी डी एफ, ये ऑर्डर हमें याद रहना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार बच्चों, जेई एडवांस से लेके नीट तक के हर एग्जाम में ये ऑर्डर पूछा जा चुका है। इवन जेई एडवांस में भी क्वेश्चन इससे आ चुका है। ठीक है, सिर्फ इसी ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर से, है ना। लेकिन आपको पता ही जैसे कि जेई एडवांस वाले वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते, वो मजे लेते हैं, तो वैसे ही थोड़ा सा इसको टफ बना के पूछा गया था। तो ये था स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन बच्चों। यहाँ पर ये जो हमें साइज में वेरिएशन देखने को मिला, ये स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से देखने को मिला। और यहाँ ये जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला अपने को हाफनियम में, इसको बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको स्कैंडाइड या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्यों बोला, क्योंकि ये स्कैंडियम वाली सीरीज के जस्ट बाद देखने को मिलता है, इसलिए इसको स्कैंडाइड या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे ही ये लेंथेनॉइड्स के बाद देखने को मिलता है, इसलिए इसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, देखो हाफनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हाफनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये हो जाएगा ज़ेनॉन 6s2 4f14 5d2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4f के पुअर स्क्रीनिंग वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनकी तो स्क्रीनिंग वेरी पुअर होती है, और वेरी पुअर स्क्रीनिंग है तो इसलिए जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, उस वजह से हाफनियम जो कि एक 6th पीरियड एलिमेंट है, इसका साइज़ बड़ा होना चाहिए था, लेकिन बड़ा नहीं मिल गया अपने को, इसका साइज़ छोटा मिला। तो इसीलिए यहाँ पर टाइटेनियम से बड़ा मिला जिरकोनियम, और जिरकोनियम और हाफनियम का साइज़ हमें लगभग बराबर देखने को मिला। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप एक काम करो, आप सीधे सीधे इसको ऐसे याद रख लो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D वालों से बड़े होते हैं 4D वाले, और 4D और 5D वालों का साइज़ होता है सिमिलर। बस ऐसे याद रख लो। ठीक है, ये हर ग्रुप में अप्लाई नहीं होता डी ब्लॉक के, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंफर्म हो गया कि अब हर ग्रुप में यही ऑर्डर मिलेगा, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो आप सिर्फ इसको याद रखो, आपको ऐसे अलग अलग ग्रुप से याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस में बढ़ेगा किस में कम होगा। बस ये याद रखो 3D से बड़ा 4D और 4D 5D बराबर साइज़ में। ठीक है, ये था बच्चों अपना लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये लेंथेनॉइड्स के बाद देखने को मिलता है। लेंथेनॉइड्स के बाद एक एलिमेंट आता है एटॉमिक नंबर 72 हाफनियम, यहाँ से ये कॉन्फ़िगरेशन अपने को कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और ये आगे पूरे डी ब्लॉक में देखने को मिलता है, इवन ग्रुप 15 तक इसका इफेक्ट अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो 4f की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसको बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, 3D की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसको बोलेंगे स्कैंडाइड या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे ही बच्चों 5f की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, फिर एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और फिर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसको भी लिख लो आप, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, फिर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और फिर स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये था अपना डी ब्लॉक के केस में। डी ब्लॉक के केस में अगर एक पीरियड में आपसे पूछा जाए तो आपसे 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स का साइज पूछा जाएगा बच्चों। 3D सीरीज वाले एलिमेंट्स का साइज कैसे कंपेयर करें, देखो बस 2 इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स और बचे हैं, उसके बाद आपका ये एटॉमिक रेडियस टॉपिक कंप्लीट है बच्चों। तो देखो बात करें अगर अपन 3D सीरीज की, 3D सीरीज में
ये सारे एलिमेंट्स आते हैं, इनके साइज़ का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। इसमें स्कैंडियम से मैग्नीज आयरन तक तो साइज़ डिक्रीज़ होता है क्योंकि जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। यहाँ से यहाँ तक जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग फैक्टर होता है सिग्मा पे। सिग्मा भी बढ़ता है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, पर जेड इफेक्टिव ज़्यादा बढ़ता है, सिग्मा कम बढ़ता है। फैकोनी में यानी कि आयरन कोबाल्ट निकल में बच्चों सिग्मा और जेड इफेक्टिव ये दोनों लगभग बराबर बराबर बढ़ते हैं। जितना ये बढ़ता है उतना ही जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। और क्योंकि कॉपर और जिंक में 3D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इधर D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है बच्चों, तो D पूरा भर गया, उसकी वजह से कॉपर और जिंक में अब सिग्मा ज़्यादा बढ़ता है जेड इफेक्टिव के कंपैरिजन में। बढ़ते दोनों ही हैं पर सिग्मा ज़्यादा बढ़ता है। तो अब सिग्मा ज़्यादा बढ़ता है तो उस केस में फिर साइज़ बढ़ जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि स्कैंडियम से आयरन तक तो डिक्रीज़ हुआ साइज़, उसके बाद फैकोनी में बराबर ऑलमोस्ट, और फिर कॉपर जिंक में साइज़ इंक्रीज़ होता है। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर है बच्चों, इसको ज़रूर याद रखें। और एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साइज़ का ऑर्डर और याद रख लीजिए बच्चों, उसके बाद आपके सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आपके सारे ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो बच्चों, इन दोनों में अगर अपन कंपेयर करें तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है। लिथियम और बेरिलियम में कौन छोटा होगा? बेरिलियम। तो बेरिलियम और लिथियम में लिथियम बड़ा होगा, तो जिस साइड ये एरो जा रहा है ना उस साइड साइज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हमें सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज़ अगर कंपेयर करना है तो ये हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। बेरिलियम से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम, और फिर नंबर आता है पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम। तो इसको आप ऐसे याद रखो बच्चों। देखो ये तो एक N बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, N, और ये एक W सा बनता नज़र आ रहा है, पर ये थोड़ा सा टेढ़ा है ना, W या M मान लो इसको। तो M और N ये आप एक ऑर्डर के फॉर्म में याद कर लीजिए। ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ऑर्डर, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लो, चलो, Li+ और Mg+2, Be+2 और Al+3। बच्चों ये एक बार एम्स में क्वेश्चन आया था इस पर, है ना। ये डायगोनली रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, इनमें डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है Li+ और Mg+2 में, ऐसे Be+2 और Al+3 में भी पाया जाता है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन ये पैदा होता है कि क्या इनका साइज़ बराबर है? इनका साइज़ बराबर नहीं होता है, इनका चार्ज टू साइज़ रेशियो सिमिलर होता है, चार्ज टू साइज़ रेशियो लगभग बराबर होता है। तो उससे दिमाग में एक कन्फ्यूजन ये रह जाता है कि साइज़ बराबर है, और अपन क्या करते हैं इनके साइज़ का ऑर्डर बराबर लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता बच्चों। इसमें आप ये याद रखो कि इधर Mg+2 छोटा होता है, इधर Be+2 छोटा होता है, ठीक है। यानी कि +2 वाले जो वो छोटे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, आप इसको याद रखिए, ये एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये थे बच्चों अपने साइज़ के सभी ऑर्डर्स। अभी तक आज तक एग्ज़ाम में जितने भी ऑर्डर्स पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो इन सभी में जो आज हमने साइज़ या एटॉमिक रेडियस पढ़ी हैं, इनके जो क्वेश्चंस किए हैं, इन सभी में ये कवर्ड होते हैं, ठीक है। अब आप साइज़ का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, रेडियस का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना आने वाला है आयनाइजेशन एनर्जी, उसमें भी इसी प्रकार से हम फैक्टर्स को समझेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ एक्सेप्शंस को देखेंगे कि वो एक्सेप्शंस क्यों हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए इसी तरीके से केमिस्ट्री। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।